हाँ 7th और जो MCQ 10th ये सॉल्व करने हैं ना। ठीक है, आ जाएं भाई। आज हमें क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था, तो थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया से मैं पूछ लूँ आपसे, क्या हाल चाल है माइटोकॉन्ड्रिया के? मुझे बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था ना, कंप्लीट किया था ना माइटोकॉन्ड्रिया को? अच्छा, मुझे बताएं माइटोकॉन्ड्रिया मदर से ट्रांसफर होगा या फादर से? मेटरनल इनहेरिटेंस है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है? मदर से। ओके, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहा, क्योंकि स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है फर्टिलाइजेशन में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं। ठीक हो गया, ओके। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में प्रेजेंट तो होते हैं, मगर जाइगोट में नहीं होते स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन क्या है इसके पीछे? आप कहेंगे सर है कुछ ऐसा, कैसा है भाई? आप कहेंगे सर मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं और वहां से सिर्फ न्यूक्लियस आ रहा है, तो न्यूक्लियस में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसका मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं जाइगोट के पास, वो एक के हैं, एक के हैं यानी मदर के हैं। ठीक, मतलब एक बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रियल इंफॉर्मेशन होगी, जो माइटोकॉन्ड्रियल इंफॉर्मेशन होगी वो मदर से ट्रांसफर हुई होगी। ठीक है ना? आ जाएं, आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि मुझे बताएं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम है CO2 प्रोड्यूस करना बॉडी के अंदर। बताएं, और कैसे? कैसे CO2 प्रोड्यूस करता है? अगर हाँ तो कैसे? आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होते हैं, एक का नाम है लिंक रिएक्शन और दूसरे का नाम है क्रेब्स साइकिल। वहां पे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, पायरुविक एसिड से यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना, सॉरी, ऑक्सीजन को यूज करना फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, और CO2 की प्रोडक्शन करना लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया का काम है थर्मोजेनेसिस करना? थर्मोजेनेसिस का मतलब है भाई हीट प्रोडक्शन, और हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 और वाटर के बनने से। तो वाटर भी बनता है ग्लूकोज के टूटने से, CO2 भी बनती है, इसका मतलब है बॉडी में हीट बनेगी। जब हम दौड़ेंगे, भागेंगे, रनिंग करेंगे, काम करेंगे, वर्जिश करेंगे यानी एक्सरसाइज करेंगे, तो पसीने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब रनिंग करते हैं हम, उस टाइम रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ज्यादा ब्रेक करता है, तो ज्यादा CO2 बनता है, ज्यादा वाटर बनता है। जब ज्यादा रेस्पिरेशन होगी तो ज्यादा CO2 और वाटर बनेगा। वो जब बारिश आता है तो पानी आता है ना, वही बात हो गई। चलो चलो आ जाए। हाँ, तो ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। आ जाएं अब आ जाएं, हमने पढ़ना है आज आज हमने पढ़ना है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा प्लास्टिड्स का। व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स क्या हैं भाई? प्लास्टिड प्लांट के अंदर, प्लास्टिड प्लास्टिड क्या है? प्लांट के अंदर एक ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अलजी में भी है, प्लांट में भी है, डबल मेम्ब्रेन है, जिसका प्राइमरी फंक्शन है फूड को, प्राइमरी फंक्शन कह रहा हूं, फूड को स्टोर करना। और इसमें पिगमेंट होती भी हैं, नहीं भी होती। तो वो ऑर्गेनेल जो डबल हो, जिसका प्राइमरी पर्पस हो फूड स्टोर करना, इट मे कंटेन पिगमेंट और मे नॉट, दैट ऑर्गेनेल इज सेड टू बी एज प्लास्टिड। अभी अभी मैं एक आपसे बात पूछ रहा हूं, मुझे आप कमेंट में बताते जाएं। बताएंगे ना भाई? मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे। एक सेल है भाई हमारे पास, सेल,
जो डिवाइड कर रहा है, जो सेल क्या कर रहा है, डिवाइड, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइडिंग सेल है। अब ये जो सेल डिवाइड कर रहा है, इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, कहां पे हो सकता है? आप कहेंगे सर ये रूट का सेल भी हो सकता है, रूट में डिवाइड हो सकता है, स्टेम के अंदर भी ये सेल हो सकता है, और लीफ के अंदर भी ये डिवाइडिंग सेल हो सकता है, उसके बाद सीड के अंदर भी ये डिवाइडिंग सेल, फ्रूट के वाटेवर सारे पार्ट्स के अंदर ये सेल हो सकता है जो डिवाइड कर रहा है। अभी मुझे ये बताएं, जो डिवाइडिंग सेल है क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है क्या? नहीं। क्या वो फूड स्टोर करता है क्या? नहीं, नहीं ना। क्या उसमें कलर्ड पिगमेंट होती हैं क्या? नहीं, वो तो सेल कलरलेस होता है। इसका मतलब है जो डिवाइडिंग सेल है उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, बाकी क्या है उसके पास? उस सेल के पास एक बॉडी है जो क्लोरोप्लास्ट के जैसी है, जो ल्यूकोप्लास्ट के जैसी है, जो क्रोमोप्लास्ट के जैसी है, मगर मगर उसके पास खाली डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए वगैरह हैं, बाकी पिगमेंट वगैरह नहीं, फूड स्टोर नहीं हुआ। तो ये अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। मतलब इसका ये हो गया, फ्यूचर में ये बॉडी कुछ भी बन सकती है। ये क्लोरोप्लास्ट भी बन सकता है अगर ये सेल लीफ में है, ये ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकता है अगर ये सेल रूट में है। तो एक सेल है डिवाइडिंग, उसके पास एक प्लास्टिड का टाइप है, और वो जो प्लास्टिड का टाइप है उसे हम कहते हैं प्रोप्लास्टिड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोप्लास्टिड। यानी मुझे बताएं, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लास्टिड या डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ प्लास्टिड, इमेच्योर प्लास्टिड या मैच्योर प्लास्टिड, फंक्शनल प्लास्टिड या नॉन फंक्शनल प्लाज्मिड? सभी ने सही बताया होगा, इमेच्योर प्रोप्लास्टिड। वेरी गुड, इसको प्रोप्लास्टिड अनडिफरेंशिएटेड इमेच्योर प्लास्टिड कहेंगे। ये अब डिसाइड करेगा, ये आंखें खोलेगा, भाई मैं कहां आ गया, ये देखेगा कि मैं रूट में हूं, तो ये कन्वर्ट होगा ऐसी प्लास्टिड में जो फूड स्टोर करती है, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। जब ये आंखें खोलेगा ये और पाएगा कि मैं लीफ में हूं, यानी जिस सेल में मैं हूं वो लीफ में है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बताएं तो कमेंट में। वेरी गुड निम्रता, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में, वेरी गुड सिद्धांत। तो प्रोप्लास्टिड का मतलब क्या हो गया, अनडिफरेंशिएटेड इमेच्योर form of plastid या precursor of plastid that will differentiate and convert it into plastid. So प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट हो सकता है एक तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक हो गया, क्लोरोप्लास्ट में, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। भाई देखें, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये थैलाकॉइड बन गई तो इस प्रोप्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कह दिया। पिगमेंट आ गई, लाइट यूज होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, तो इसको क्या कहा, ग्रीन बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। किससे बनी, प्रोप्लास्टिड से। कब, जब इसने देखा कि मैं रूट में हूं, मुझे क्या करना है भाई, मुझे करनी है फोटोसिंथेसिस। यानी 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 ये बात डिसाइड हुई कि जो प्रोप्लास्टिड है वो डिफरेंशिएट होगी क्लोरोप्लास्ट में या ल्यूकोप्लास्ट में अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। भाई मुझे करना क्या है ये तो बताएं, फिर प्रोप्लास्टिड जो है वो कन्वर्ट होगी। सही बात की मैंने, ओके हो गया, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। तो आगे चलें, प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगी या प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट होगी ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूको मतलब वाइट और कलरलेस, यानी वहां पे पिगमेंट नहीं, वहां पे इसमें कन्वर्ट हुई है, इसमें पिगमेंट नहीं है, बाकी क्या है, ये खाली डब्बा है, बॉक्स है, जो जो यूज होगा फूड को स्टोर करने के लिए। तो ल्यूकोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड which is colorless in nature due to the lack of all kind of pigments
द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज टू स्टोर फूड। अगर मैं पूछूं इन विच एरियाज द ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड, कमेंट प्लीज। आप कहेंगे सर ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, और आप कहेंगे सर एक तो मिलेगा रूट में, फूड स्टोर होता है, ये मेजर साइट है। या मैं ऐसे कहूं अंडरग्राउंड रीजन में, अंडरग्राउंड रीजन प्लांट के कौन से हैं भाई, रूट ही है और क्या। हाँ पोटैटो जो है ना, पोटैटो ये स्टेम है मगर अंडरग्राउंड है, तो स्टेम में भी फूड स्टोर होता है, स्टेम भी अंडरग्राउंड है, और अगर अंडरग्राउंड ना भी हो तो भी स्टेम में फूड स्टोर होता है। अंडरग्राउंड होगा तो लाजमी होगा, पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, और अंडरग्राउंड नहीं है स्टेम तो फिर भी फूड स्टोर होता है। उसके बाद आप कहेंगे सर सीड में भी तो फूड स्टोर होता है, मैंने कहा सही भाई, फ्रूट में भी होता है। तो उन एरियाज में ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा, लीफ में नहीं, लीफ में नहीं, उन एरियाज में ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा जहां जहां पे फूड स्टोर होता है। अगर मैं पूछूं मेजर साइट to differentiation of proplastid into leucoplast is which, the major site of the formation of leucoplast from the proplastid is root. The major site for the differentiation of proplast into the leucoplast is root। बाकी भी और जगहों में हो सकता है ये, ठीक है ना। तो मसलो करे दो ना, खाई वनी चक पाए वनी। अच्छा देखें भाइयों, देखें ल्यूकोप्लास्ट भी हो गया हमारा, क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। मुझे ये बताएं क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होगा। आप कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट होगा लीफ में, या आप कहें सर क्लोरोप्लास्ट होगा ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में, मैं कहूँ ग्रीन पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे सर लीफ के अलावा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन होता है, इसका मतलब स्टेम में भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है छोटे पौधों में। ठीक हो गया ना। अगर मैं फिर पूछूं फ्रूट में, हाँ फ्रूट में भी होता है, सारी जो ग्रीन चीजें हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, मगर द मेजर साइट इज लीफ। भाई अभी देखें, अभी दो टाइप के प्लास्टिड बने हैं प्रोप्लास्टिड से, एक क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज ऑफ फूड। अगर ल्यूकोप्लास्ट, हाँ बिल्कुल राफिया, हर्ब्स में छोटे प्लांट में, अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है फूड शुगर के फॉर्म में, तो उसे, उस ल्यूकोप्लास्ट को हम कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। क्या कहेंगे, अमाइलोज इज अ पार्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च इज एन शुगर। तो अगर शुगर को स्टोर करेगा तो उस ल्यूकोप्लास्ट को कहेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर ऑयल को स्टोर करेगा यानी लिपिड को स्टोर करेगा तो उसे कहेंगे इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट मतलब किसको स्टोर करेगा, ऑयल, ऑयल मतलब लिपिड। ठीक हो गया। और अगर प्रोटीन को स्टोर करेगा तो प्रोटीनोप्लास्ट, या इसे एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है, एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, एल्यूरो, आप ऐसे रटा लगा दें, इलायो का मतलब है ऑयल, तो इलायो और अमाइलो के अलावा जो भी ऑप्शन है वो एल्यूरो ही होगा, वो प्रोटीनोप्लास्ट के। पंजाब में ये टर्म यूज किया गया है, प्रोटीनोप्लास्ट, जो प्रोटीन स्टोर करेगा। ठीक हो गया। सीड कुछ ऐसे होते हैं ना भाई जिसमें ऑयल स्टोर होता है, ऑयल स्टोर, जैसे सरसों का सीड है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस का सीड, उसमें ऑयल है। तो ऑयल सीड के अंदर कहां पे होता है, आप कहेंगे सर ऑयल के सीड के अंदर सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर या प्रोटीन या लिपिड, लिपिड मतलब ऑयल, या कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर स्टोर की हुई होगी, ऑयल इन लिपिड फॉर्म। जी बिल्कुल, ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलें। अभी जो तीसरा टाइप है प्रोप्लास्टिड से बनने वाला, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 फॉर्म, तीसरा है, द तीसरा टाइप इज सेड टू बी एज
क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब कलर्ड। एक मैं आपसे कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं, देखें ये हमारा हो गया एप्पल, वाह वाह जबरदस्त एप्पल है, खाने जैसा है। देखें इसका जो कलर है भाई, इसका कलर जो है वो कौन सा है, पहले ग्रीन है, ठीक हो गया, ये ग्रीन है। आप कहेंगे सर ये पका हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं पका हुआ। आप कहेंगे सर इसमें क्लोरोप्लास्ट है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओके, अब जब ये ग्रोथ पूरी करेगा, जब ये ग्रोथ पूरी करेगा तो इस एप्पल का कलर होगा चेंज। इसका कलर पहले है ग्रीन, अब ये कलर करेगा क्या, चेंज। और चेंज कौन सा कलर करेगा, या येलो बनेगा या रेड बनेगा या कोई और कलर देगा, ठीक है ना। या अगर मैं ऑरेंज की बात करूं, ऑरेंज की बात करूं तो ऑरेंज पहले ग्रीन होती है और पकने के बाद कौन सी हो जाती है, ऑरेंज होती है, ऑरेंज ऑरेंज कलर की होती है, ठीक है। तो ये जो येलो कलर के फ्रूट मिल रहे हैं, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, क्या मैं कहूं इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, नहीं नहीं नहीं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट गया, दूसरा आ गया, कौन आ गया, क्रोमोप्लास्ट आ गया। यानी क्रोमोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड which provide different color to the plant part such as flower। देखें आप, ग्रीन के अलावा रेड फ्लावर मिलेंगे आपको, पिंक मिलेंगे, येलो मिलेंगे, ऑरेंज टाइप के सारे कलर के फ्लावर मिलेंगे। तो फ्लावर में जो पेटल है, पेटल एक पार्ट है फ्लावर का, रंगीन पार्ट, वो क्यों रंगीन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, ना कि प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट नहीं होती। प्रोप्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं होती। प्रोप्लास्टिड से क्लोरो और लीको बनता है, प्रोप्लास्टिड से क्रोमो नहीं बनता, क्रोमो क्लोरो से बनता है। कैसे, देखें मैं एक बात कहता हूं, गौर से सुने जरा। मैं एक बात कहता हूं कि जो फल होता है, फ्रूट, जब कच्चा होता है तब पक्का होता है, मतलब जब अनराइप होता है तो हार्ड होता है। जब एप्पल अनराइप होता है ना तो हार्ड होता है, ठीक है ना। जब एप्पल अनराइप होगा, ग्रीन होगा तो हार्ड। ग्रीन क्यों है भाई, रीजन बताएं, ग्रीन क्यों है। आप कहेंगे सर इसमें क्लोरोप्लास्ट है। मैं पूछ रहा हूं हार्ड क्यों है। आप कहेंगे सर इसमें सेल वॉल होगा, उसके पास पेक्टिन होगी, इसलिए हार्ड है। अगर पकने के टाइम पर, अगर पकने के टाइम, अभी अभी ये बात गौर से समझनी है। देखें जरा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात बता रहा हूं मैं। क्लोरोप्लास्ट के पास दो किस्म की पिगमेंट है, एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, एक को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए बी सी वगैरह वगैरह। ये जो पिगमेंट है, ये कौन सी पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। और दूसरी पिगमेंट्स होती हैं केराटिनोइड, सभी को पता है केराटिनोइड पिगमेंट। और ये जो केराटिनोइड पिगमेंट है, ये डिफरेंट 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 कलर्स की पिगमेंट है। इसमें अल्फा केरोटिन, बीटा केरोटिन, जेंथोफिल, ल्यूटिन वगैरह बहुत सारी पिगमेंट आ जाती हैं, ठीक हो गया। तो केरोटिन रेड कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की मुख्तलिफ किस्म की पिगमेंट को हमने कहा केरोटिनोइड पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये दोनों होती हैं क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, ये दोनों किस्म की पिगमेंट होती हैं। अभी मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है मगर पिगमेंट क्लोरोफिल भी हैं, केराटिनोइड भी हैं, मतलब ग्रीन भी हैं, कलरफुल भी हैं। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपसे पूछूं डोमिनेंट पिगमेंट कौन सी हैं, ग्रीन पिगमेंट डोमिनेंट है या कलरफुल पिगमेंट केराटिनोइड डोमिनेंट है। ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्लोरोफिल डोमिनेंट है। मैं ये मार्कर आपको दिखा रहा हूं, अभी अभी आपको नजर आ रही है नहीं, तो मैं क्लोरोफिल हूं, डोमिनेंट हूं, मेरे पीछे जो पिगमेंट है ये केराटिनोइड है, ये रिसेसिव है। जब क्लोरोफिल पिगमेंट होगी तब केराटिनोइड नजर नहीं आएगी। अभी होता क्या है, गौर से सुनिए, होता क्या है, होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट से डाइजेशन होती है किसकी भाई, डाइजेशन हो जाती है क्लोरोफिल पिगमेंट की। इसकी डाइजेशन हो गई क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी डोमिनेंट पिगमेंट की हो गई क्या, डोमिनेंट पिगमेंट की हो गई डाइजेशन, खत्म हो गई। कब, जब फल पक रहा है,
जब फ्लावर रंग दे रहा है, जब प्लांट में कलर भरा जा रहा है, उस टाइम क्या होता है, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो डाइजेस्ट होती है। तो क्लोरोफिल गई, मतलब मैं डोमिनेंट था, मैं गया तो इसने कलर दिखाया अपना कि मैं ब्लैक हूं, मैं रेड हूं, मैं येलो हूं, मैं ऑरेंज हूं, व्हाटएवर। तो जो ये फ्रूट है येलो होगा, मतलब क्लोरोफिल तो गया। अब इनमें से अगर येलो ज्यादा है तो फ्रूट येलो होगा, रेड ज्यादा है तो फ्रूट रेड होगा, ऑरेंज ज्यादा है तो ऑरेंज होगा। अगर मिक्सिंग में है तो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन का कलर बनेगा फ्रूट का, फ्लावर का। ऐसे भाई जब ये पिगमेंट गई तो इस क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे क्या आप? जब ये क्लोरोफिल पिगमेंट चली गई और ये ग्रीन नहीं रहा तो क्या क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहेंगे? नहीं। तो क्या कहेंगे क्लोरोप्लास्ट को? रंगीन प्लास्ट, मतलब क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट किससे बना? क्लोरोप्लास्ट से बना। कैसे? आफ्टर द डाइजेशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट, एंड द ग्रीन पिगमेंट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। तो रंग दिखाया किसने? रिसेसिव पिगमेंट ने। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया कि chlorophyll is dominant over the carotenoid. Carotenoid do not express itself in presence of chlorophyll pigment. When the chlorophyll pigment is digested from the plant, either from the fruit or carrot root, whatever any part, that part will bring a different type of color according to the presence of different carotenoid pigment. Chlorophyll is gone, then carotenoid pigment is come. Very good, Siddhant, very good. Has gone. यहां तक बात क्लियर हो गई? अभी एक बात समझनी है, मुझे बताएं फ्लावर में क्या है? फ्लावर के पेटल में क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। मुझे बताएं कैरट में क्या है? कैरट रेड है, क्लोरो है, क्रोमो है? जल्दी बता दे जाए, कोई एक भी कमेंट अभी तक नहीं आया। मैंने 2 अल्फाज लिख दिए हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, क्रोमो है। उसके बाद मुझे बताएं टर्निप, टर्निप में गोगरू, गोगड़ू पता नहीं क्या कहते हैं आप, इसमें क्या है? क्लोरो है, क्रोमो है? मुझे ये बताएं जो ब्रिंजल है, बैगन, वांगण है सिंधी में जो बनाऊं, उसके पास क्या है? ब्रिंजल। और मुझे बताएं डिफरेंट कलर के जो फ्रूट हैं उनमें क्या है? भाई जो भी कलरफुल एरियाज हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट है। किससे बनी है? क्लोरोप्लास्ट से बनी है। अभी मैं आपसे सवाल पूछूं, जो फ्रूट होता है वो मीठा कैसे बनता है? मीठा फ्रूट जब अनराइप लेना, तो वो जो फ्रूट होता है, जैसे ये ग्रीन सेब था, जॾहिं कच्चो हूंदो आहे त पक्को हूंदो आहे ना। जब कच्चा होता है तो पक्का होता है और थोड़ा बिटर होता है। भाई देखें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और इसमें सेल वॉल होगा ना तो पेक्टिन होगी, पेक्टिन की वजह से हार्ड है ये, क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन है। जब क्लोरोफिल डाइजेस्ट होगी पेक्टिन डाइजेस्ट होगी, पेक्टिन इज पॉलीमर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पॉलीमर टेस्टलेस होते हैं, पॉलीमर टेस्टलेस होते हैं। जब ये पॉलीमर डाइजेस्ट होकर मोनोमर में, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होंगे, पेक्टिन, सेल्यूलोज वगैरह, तो वो स्वीट बन जाएगा। तो इस फ्रूट में जब ये कलर आ गया रेड, मतलब क्लोरोफिल गई, और इसमें स्वीटनेस आ गई, मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल गए, पेक्टिन की डाइजेशन हो गई, इसे पेक्टोलाइजेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? मैंने थोड़ा ये बताया आपको कॉन्सेप्ट इसका कि कैसे प्रोप्लास्टिड से क्लोरो, क्रोमो और लिको बनते हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अभी ये जो मैंने चीजें पढ़ाई ना आपको, ये मैंने पढ़ाई फेडरल के बुक और डिफरेंट बुक से, पंजाब में ये चीजें मेंशन नहीं की हुई। अभी आएंगे हम पंजाब के अंदर या सारे टेक्स्ट के अंदर, जो मेन हमको पढ़ना है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने हैं भाई। किसके? फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़नी है क्लोरोप्लास्ट की, यानी जो फोटोसिंथेसिस करता है। आप कहेंगे सर ये कोई बात हो गई? आप कहेंगे सर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसकी जो साइज है वो बैक्टीरिया जितनी है। क्यों भाई? आपने कहा था बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है, मैं कहूँ कौन सी बैक्टीरिया से? आप कहेंगे कल हमने पढ़ा है कि ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया? ओके। जो इसकी साइज है वो 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर, मगर डायामीटर और थिकनेस में फर्क होता है। ये मेरा हाथ देख रहे हैं आप,
देख रहे हैं हाथ, हाथ देख रहे हैं, तो ये मेरे हाथ का डायामीटर हो गया, ये डायामीटर ये, और ये क्या हो गई मेरे हाथ की, ये थिकनेस हो गई। नहीं आई बात समझ, आ गई। ये थिकनेस है और ये डायामीटर है। तो जो डायामीटर है वो 4 से लेकर 6 माइक्रोमीटर है, और जो थिकनेस है वो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर है थिकनेस। और इसकी लेंथ जो है ना, लेंथ वो वेरिएबल है, 15 से 20 माइक्रोमीटर तक लेंथ जाएगी। अभी शेप कौन सी होगी भाई, शेप अभी बनाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का है, इसीलिए हम इसको ग्रीन से बनाते हैं। चलो ग्रीन से नहीं बना रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो ऐसी है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की शेप है, ओवल टाइप, ओवल टाइप होता है, कैप्सूल टाइप होता है। इसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो 2 मेम्ब्रेन थी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन। साइज में कौन सा बड़ा है बता दें, कोई बताएगा? है कोई बंदा जो बताए कि साइज क्लोरोप्लास्ट की बड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया से? ठीक है ना। पहले नंबर पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। आ जाएं भाई, आ जाएं भाई, न्यूक्लियस के बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, यानी प्लांट सेल में ये सेकंड नंबर पे है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, प्लांट सेल में पहले नंबर पे बड़े में बड़ा कौन, आप कहेंगे न्यूक्लियस। अगर मैं ऐसे पूछूं, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म में से, साइटोप्लाज्म में से बड़े में बड़ा लिविंग ऑर्गेनेल कौन सा है, तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बड़े में बड़ा क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म में बड़े में बड़ा सेकंड नंबर पे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, क्योंकि पर वैक्यूल को काउंट नहीं करते, क्योंकि वैक्यूल डेड है, डेड स्ट्रक्चर है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है। वैक्यूल में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक हो गया। देखें देखें भाई, अभी सिंपल पढ़नी है चीजें, अभी गौर करना है, खोपड़ी खोलनी है, खोपड़ी अपनी। भाई ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आप कहेंगे सर ठीक। अगर मैं पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन थी, वो क्या थी, आप कहेंगे सर परमिएबल थी। मैं कह रहा हूं भाई ये भी परमिएबल है, ये भी। आप कहेंगे सर वहां पे तो पोर थे इसीलिए परमिएबल थी। मैं कहूंगा भाई हाँ सही बात है, यहाँ पे भी पोरेंस होंगे, इसीलिए ये क्या हो गई, ये परमिएबल हो गई। तो यहाँ पे भी पोरेंस हैं आउटर मेम्ब्रेन में। फॉर माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल अंदर जाएंगे बाहर आएंगे। उसके बाद जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन वो स्मूथ है भाई, इनर भी स्मूथ है। आउटर में लिपिड थोड़ी ज्यादा है, और अगर मैं पूछूं इनर लार्जर है या आउटर, माइटोकॉन्ड्रिया में तो इनर लार्जर थी 15%, यहाँ पे आउटर ज्यादा है। निम्रता मंधान कह रही है माइटोकॉन्ड्रिया में पोरेंस इनर मेम्ब्रेन पर थे। किसने कहा निम्रता, भूल गई हैं क्या आप? हाँ इनर मेम्ब्रेन बड़ी है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन बड़ी है, क्योंकि इनर में फोल्ड नहीं, ठीक है ना। ओके, नहीं वो वो पोर नहीं थे, वो चैनल थे, वो कभी खुलेंगे। F1 F0 चैनल है, वो कभी खुलेगा कभी नहीं। वो चैनल और पोर में फर्क होता है। पोर जो है हमेशा खुला रहेगा, इसे मॉलिक्यूल आते और जाते रहेंगे, सेलवाल की तरह ये परमिएबल है। और जो इनर मेम्ब्रेन होगी, आ जाए अभी, जो इनर मेम्ब्रेन होगी ये वाली, जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे कौन सी परमिएबल, आप कहेंगे सर सेमी परमिएबल। क्यों भाई सेमी परमिएबल? आप कहेंगे सर इसके पास एक तो खुले हुए पोर नहीं, तो ये इसके पास चैनल्स हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का सिस्टम है, ये सिलेक्ट करेगी इस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है इसको नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन की तरह है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली मेम्ब्रेन की तरह है। और इसमें प्रोटीन का जो तादाद है वो ज्यादा है, प्रोटीन का तादाद थोड़ा ज्यादा है। किसमें? इनर मेम्ब्रेन में। क्यों क्यों प्रोटीन क्यों ज्यादा है? आप कहेंगे सर कोई चीज अंदर जाएगी तो अंदर जाने के लिए चैनल क्या है, प्रोटीन्स है ना। तो प्रोटीन ज्यादा है कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन में। और आउटर में लिपिड ज्यादा है, मगर हैं दोनों स्मूथ। क्रिस्टी वगैरह इनफोल्डिंग आउटफोल्डिंग किसी में भी नहीं, दोनों स्मूथ हैं। ओके भाई, अभी यहाँ पे देखना है, मैं रेड से ये जो स्पेस बना रहा हूं ये वाली,
ये जो स्पेस है ये स्पेस है और इस स्पेस को कहा जाता है इस स्पेस को कहा जाता है क्या? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहा जाता है? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक, पेरीप्लास्टिडियल, पेरी मतलब बाहर वाली, प्लास्टिड की बाहर वाली स्पेस। द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। दिस स्पेस इज अबाउट 25 to 75 एंगस्ट्रॉन वाइड। इसकी जो स्पेस है वो 25 से लेकर 75 एंगस्ट्रॉन। रट्टा लगा दें अभी भाई, अभी रट्टा लगा दें। और एक बात, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है ना, नंबर पर सेल, वो होता है 20 से लेकर 40 तक। यानी एक सेल में, प्लांट सेल में, अलजी में तो एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, बैक्टीरिया में होता ही नहीं क्योंकि प्रोकैरियोट है और ये डबल मेम्ब्रेन है। अलजी में एक भी होता है, ज्यादा भी होते हैं। प्लांट में कम से कम 20 क्लोरोप्लास्ट और ज्यादा से ज्यादा 40। और लीफ के ऊपर वाले हिस्से में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं, नीचे वाले में कम होते हैं क्योंकि नीचे से स्टोमेटा होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो लीफ के का निचला वाला जो हिस्सा ऊपर उठा के देखेंगे ना, वो लाइट ग्रीन नजर आएगा, वहां पे क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं, स्पंजी सेल्स होते हैं। और ऊपर वाले सतह को देखेंगे वो डार्क ग्रीन होगी क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि सेल्स वहां पे इस पहली सेड है। ये कॉन्सेप्ट मैं लीफ में आपको पढ़ाऊंगा भाई। देखें, उसके बाद ये अंदर वाला ये रीजन है क्लोरोप्लास्ट का। अब एक पार्ट पढ़ लिया हमने, मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर और आउटर। अभी पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का बड़ा जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, जो ग्राउंड है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसमें सारे एंजाइम है, आयंस है, डीएनए, सारी चीजें। जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर थी ये चीजें सारी? माइटोकॉन्ड्रिया में मेन पार्ट कौन सा था? मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, फ्लूइड वाला जो पोर्शन है। इस स्ट्रोमा में भाई, इस स्ट्रोमा में डीएनए होगा माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। क्या पढ़ा था डीएनए के बारे में? रिपीट करवा दे मुझे, पकार पानी पिया रहा था। डीएनए के बारे में क्या पढ़ा था? जल्दी कमेंट लिखें। आप कहेंगे सिंपल डीएनए था, इंट्रॉन नहीं थे, सर्कुलर डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड था, ठीक है ना, रिपीटेटिव डीएनए नहीं होती। इंसान के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एक बात माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बताऊं मैं, उसमें मेरे ख्याल में 37 जीन है, 37 जीन्स हैं। हाँ, तो डीएनए पे आ गए। डीएनए अपना है, मतलब हेरिडिटी अपना है, तो डिवाइड खुद करेगा। कल चीजें, ये कल की चीजें हैं, मैं ऐसे बता रहा हूं क्योंकि ये कल हमने पढ़ी हुई है। आरएनए मतलब अपने होंगे। राइबोसोम कौन सा होगा? कमेंट में बताएं, कल हमने पढ़ा है। 70 इयर्स किसी ने कमेंट किया है शायद, हाँ। उसके बाद एंजाइम कौन बताएगा? कौन से एंजाइम? फोटोसिंथेटिक या रेस्पिरेटरी? फोटोसिंथेटिक, ये बता दिया आपने। मुझे ये बताएं, ये जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम है कौन सा रिएक्शन करवाएंगे? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? जल्दी बताएं। डार्क रिएक्शन होता है भाई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, लाइट रिएक्शन नहीं। किसने कहा? सिद्धांत। लाइट रिएक्शन में एक तो एंजाइम यूज नहीं होते, एक ही एंजाइम यूज होता है लाइट रिएक्शन में, बाकी सारे जो एंजाइम यूज होते हैं वो डार्क रिएक्शन में होते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होगा। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेप है। एंट्री के बच्चे हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले से ही, ठीक हो गया। तो एंजाइम्स हैं उसके पास, उसके बाद आयंस हैं, और उसके बाद स्टार्च स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। ओके, 37 जीन है इंसान के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में। इंसान के माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में 37 जीन है टोटल, ठीक हो गया। ये मैंने कल वाली पॉइंट बता दी आज। स्ट्रोमा, अभी एक बात बतानी है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल 3 टाइप के होते हैं, गौर से सुने, मेरी कचहरी सुने, ये कहानी सुने। एक होता है न्यूक्लियस, सबका बाप, घर का बड़ा, जिसकी चलती है ना। तो जो न्यूक्लियस है वो ऑटोनॉमस है, उसे क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑटोनॉमस। एक हो गए ऑटोनॉमस, न्यूक्लियस ऑटोनॉमस है। और दूसरे होते हैं नॉन ऑटोनॉमस, जो न्यूक्लियस के कहे पर चलते हैं, सारा कुछ अपना, उनमें कोई सिस्टम नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं। जो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है या नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेल है वो नॉन ऑटोनॉमस है।
वो न्यूक्लियस के कहे पर काम करेंगे, कोई उनका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं होगा काम करने का। देखें भाई डीएनए के पास क्लोरोप्लास्ट की अपना ये सारा कुछ अपना कर सकती है, अपनी प्रोटीन बना सकती है, अपना खुद डिवीजन कर सकती है। न्यूक्लियस की वजह से कोई एंजाइम वगैरह इसको नहीं चाहिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को। मगर मुझे बताएं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस हैं या सेमी ऑटोनॉमस हैं? कुछ चाहिए सेल से या कुछ भी नहीं चाहिए इनको? कुछ चाहिए, इसका मतलब है सेमी ऑटोनॉमस है। भाई देखें क्लोरोप्लास्ट को आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, वाटर नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? हाँ, एरिया नहीं देंगे, मतलब लोकेशन नहीं देंगे, क्लोरोप्लास्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, सेल नहीं देगा ये चीजें सारी, तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा। डिवाइड डीएन का भी टाइम डिसाइडेड होता है, अब क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा, ये होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, कन्वर्ट होगा। तो सारी चीजें डिवीजन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो अपने खुद बनाएगा। फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम चाहिए वो खुद अपने हैं इनके। बाकी ऑर्डर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो somehow they are dependent, that's why semi, somehow they are independent, that's why these both organelles which contain DNA except the nucleus, these both are termed as semi autonomous cell organelle। जैसे आप एज में इसमें अगर आपका कोई घर का बच्चा 2 साल का 5 साल का आपको या आपके बड़ों को कहे, आपके बड़े को मतलब घर के बड़े को न्यूक्लियस को कहे कि मुझे भाई गिफ्ट लेके दें, मुझे मेरे दोस्त की बर्थडे उसमें देनी है, तो बाप खुद जाएगा उस बच्चे से, क्योंकि वो 5 साल का है, पैसे भी देगा, गिफ्ट खरीद करके भी देगा और जो है वो दोस्त तक भी पहुंचाएगा, बर्थडे सेलिब्रेट भी करवाएगा और बच्चे को वापस लेके आएगा। तो वो बच्चा टोटली डिपेंडेंट है। ऐसे नॉन ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल उस बच्चे की तरह है। और जो न्यूक्लियस है वो घर का बड़ा है, तो वो जैसे आपके घर में बड़े हैं, सारा खुद सिस्टम चलाते हैं, पैसे वगैरह सब उनके, ऑर्डर सब उनका, मर्जी सब उनकी। अभी थोड़ा उल्टा हो रहा है, बहरहाल घर के बड़े ऑटोनॉमस होते हैं। आप जिस एज में आप घर अबू से पैसे लेंगे, अबू पैसे चाहिए मुझे, हाँ भाई अबू ने आपने पैसे दिए, मतलब आपने डिपेंड किया कुछ अबू पर, बड़े पर, न्यूक्लियस पर, तो गिफ्ट भी खुद खरीद किया आपने, है ना, चीजें भी आपने खुद खरीद के। अबू कोई आपके लिए, आप पर्सनल आपके लिए कोई चीज लेके आए, वो भी आपको पसंद नहीं आती, पैसे लेते हैं, बाकी डिसीजन आप अपना लेते हैं, काम खुद आप करते हैं, उनको यूज आप खुद करते हैं, कैसी चीज लेनी है क्या लेनी है, तो आप सेमी ऑटोनॉमस एज में हैं, ठीक है ना। जब कमाएंगे, घर के बड़े होंगे, तो आप भी न्यूक्लियस की तरह ऑटोनॉमस बन जाएंगे। देखें अभी अभी देखें सेमी ऑटोनॉमस वो जो सिस्टम अपना चलाएं, मगर उनको रॉ मटेरियल सेल से चाहिए, मतलब कुछ चीजों के लिए वो डिपेंड करें सेल पर, वो जी जी जी। देखें भाई अभी स्ट्रोमा के अंदर एक पार्ट है जो कि एक क्वाइन टाइप स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये जो क्वाइन टाइप स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूं, इस इसको ये जो मैंने बनाई, ये एक बाहर निकाल के मैंने बनाई, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या है? थैलाकॉइड एक क्वाइन टाइप स्ट्रक्चर है, सिक्के के टाइप स्ट्रक्चर है, डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर एक इकट्ठे होकर, पाइल्ड होकर, स्टॉक होकर एक बड़ा सा स्टॉक बनाती हैं। उस स्टॉक को हम कहते हैं ग्रेनम। स्टॉक को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। यानी थैलाकॉइड एक के ऊपर एक, सारों को मिलाकर हमने कहा ग्रेनम, और एक एक को हमने कहा थैलाकॉइड। ये जो थैलाकॉइड है ये कैसी है? ये राउंड स्ट्रक्चर है, इसकी राउंड स्ट्रक्चर है, देखे भाई यहाँ पे मैं बनाई ये ब्लैक से, और डबल मेम्ब्रेन है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं। उसके अलावा इसमें ग्रीन कलर की एक वेसिकल्स लगी हुई हैं। जो ग्रीन कलर की वेसिकल्स हैं ये ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में पिगमेंट है। तो जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, ये थैलाकॉइड हो गई, यहाँ पे बना रहा हूँ, वहां पे जगह नहीं, इसमें ये ग्रीन
कलर की थैलियां लगी हुई हैं, वेसिकल्स लगी हुई हैं थैलाकॉइड के कहां पर, मेम्ब्रेन पर। इन वेसिकल्स को हम कहते हैं क्या, इनको कहते हैं क्वांटा। क्वांटा क्यों यूज करते हैं फिजिक्स में, लाइट के पैकेट, सोम, सोम मतलब बॉडी, तो ये क्या हो गई, लाइट को कैप्चर करने वाली बॉडी हो गई। भाई लाइट को कैसे कैप्चर करेगी, इसका मतलब इसके पास क्या है, पिगमेंट है। तो पिगमेंट से बनी जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्वांटासोम कहते हैं। ये कहां पे प्रेजेंट है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर। ठीक हो गया। तो लाइट को कैप्चर करना किसका काम है, स्ट्रोमा का काम है या थैलाकॉइड का काम है, बताएं। थैलाकॉइड का काम है, क्योंकि क्वांटासोम थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर है। जो थैलाकॉइड के अंदर ये वाला रीजन है, बीच वाला, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन, ल्यूमिन। और यहाँ पे पानी स्टोर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या होता है, लाइट भी एब्जॉर्ब करता है थैलाकॉइड, और लाइट पानी को जाके तोड़ती है, फोटोलाइसिस, वो भी ल्यूमिन में। यानी जो लाइट रिएक्शन है सारा फोटोसिंथेसिस का, फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज के बनने का, लाइट रिएक्शन, वो थैलाकॉइड में होता है। अच्छा, थैलाकॉइड के लिए समझें, एक ग्रेना जो है ना, एक ग्रेनम, इसके अंदर ये मैंने बनाई 1 2 3 4 5 थैलाकॉइड, मगर 5 नहीं होती, इसमें कम से कम 25 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 थैलाकॉइड होती हैं एक ग्रेनम में। ये मैंने 5 बनाई हैं, ये 25 से 50 होती हैं। मतलब एक ग्रेनम कितनी थैलाकॉइड के स्टॉक का बना हुआ है, 25 से लेकर 50, डिपेंड अपॉन डिफरेंट सेल। अभी देखें, ये हमारी हो गई। ये मैं क्या बना रहा हूं, मुझे बताएं तो, मुझे बताएं ये मैं क्या बना रहा हूं। थैलाकॉइड और एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड हो रही हैं, मतलब स्टॉक हो रही हैं। तो स्टॉक होने से क्या बन रहा है, ये ग्रेनम बना रहा है। मैं ये ग्रेनम बनाए हैं मैंने, ये सारे ग्रेनम है, एक एक को थैलाकॉइड, एक एक को थैलाकॉइड, सारों को मिला के ग्रेनम। अभी भाई सुने, जरा सुने, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने बनाए ग्रेनम, एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, ये तीसरा, ये चौथा। ये ग्रेनम 4 नहीं होते, मैंने 4 बनाए। जो ग्रेनम होते हैं वो होते हैं 40 से लेकर 60 तक, 40 से लेकर 60 तक ग्रेनम होते हैं एक सेल में, 40 से लेकर 60 एक सेल में नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट में। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, एक सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम में, एक ग्रेनम में 25 से लेकर 50 थैलाकॉइड, और एक ग्रेनम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये ऐसे 40 से लेकर 60 ग्रेनम होते हैं। सारों को मिला के हम कहते हैं ग्रेना, प्लूरल। ओके, यहां तक बात समझ आई। अभी भाई, अभी एक और बात समझानी है आपको। एक और बात क्या समझानी है कि एक ऐसी थैलाकॉइड है जो कि ग्रेनम नहीं बनाती, बड़े वाली है, ग्रेनम नहीं बनाती, क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, उसमें क्या है, उसमें क्वांटासोम नहीं है, वो लाइट रिएक्शन नहीं करेगी। वो क्या करेगी, जस्ट 2 ग्रेनम को आपस में मिलाएगी। वो बड़ी होगी, और वो बड़ी जो ग्रेनम होगी वो होगी थैलाकॉइड होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ये जो बड़ी वाली लॉन्ग थैलाकॉइड है, इसे हम कहेंगे स्ट्रोमल। क्यों भाई स्ट्रोमल, स्ट्रोमा में पड़ी है लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। लैमेली कहते हैं लेयर को, लेयर के जैसी, धागे के जैसी स्ट्रोमा में फ्लोट कर रही है। तो इस लार्जर थैलाकॉइड को, ये जो बड़ी थैलाकॉइड है, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमल लैमेली। अभी कॉन्सेप्ट सुनिए जरा। इसका मतलब ये हो गया कि थैलाकॉइड के 2 टाइप हैं, थैलाकॉइड के 2 टाइप हैं। एक थैलाकॉइड का वो टाइप है जो छोटा थैलाकॉइड है, जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और एक थैलाकॉइड मॉडिफाइड थैलाकॉइड है, बड़ा वाला थैलाकॉइड है। जो बड़ा वाला थैलाकॉइड है, उस थैलाकॉइड को स्ट्रोमल लैमेली कह रहे हैं। और काम क्या है इसका, 2 ग्रेना को आपस में जोड़ना। इसलिए इस बड़े वाले थैलाकॉइड को, यानी मॉडिफाइड थैलाकॉइड को, यानी नॉन फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड को, यानी स्ट्रोमल लैमेली को हम और भी एक नाम देते हैं, कौन सा, और कहते हैं इंटर
मतलब बीच, दो के बीच, ग्रेना, इंटरग्रेना, दो ग्रेना के बीच जो कनेक्शन बना रही है, ये देखिए ये कनेक्शन बना रही है ना, ये थैलाकॉइड है, ये भी थैलाकॉइड है, मतलब कॉइन टाइप नहीं, फोटोसिंथेटिक नहीं। अभी मुझे कमेंट में बताएं, थैलाकॉइड, स्मॉलर थैलाकॉइड यानी फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड, और लार्जर थैलाकॉइड यानी नॉन फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड में से फोटोसिंथेसिस करना किसका काम है? पिगमेंट होना, पिगमेंट का कंटेन करना किसका काम है? पिगमेंट किसमें होंगी? वाटर किसमें स्टोर होगा? ल्यूमिन में होगा। हाँ ल्यूमिन दोनों के पास है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस थैलाकॉइड में होगी, स्मॉलर। अगर कोई आपसे ऐसे पूछे सुने, कोई पूछे कि थैलाकॉइड लेमिली क्या है, तो आप इसको नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे लेमिली। जब भी वर्ड आए तो आप कहेंगे ये स्ट्रोमल लेमिली की बात हो रही है, इंटरग्रेना की बात हो रही है, लार्जर था, मतलब इसको हमने क्या कहा? लार्जर थैलाकॉइड, मोडिफाइड थैलाकॉइड, स्ट्रोमल लेमिली, नॉन फोटोसिंथेटिक थैलाकॉइड, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड और थैलाकॉइड लेमिली। कनेक्शन बिटवीन टू ग्रेना, सिंपली रुकैया मजीद ने कहा कनेक्शन बिटवीन टू ग्रेना, कलरलेस, नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन पिगमेंटेड। यहां तक हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया क्लियर। कल पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम में से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और गोल्जी बॉडी को, टाइम बचा तो लाइसोसोम को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। एमसीक्यूज थोड़े देख ले हम। ल्यूमिन दोनों में होगा, हाँ बिल्कुल ल्यूमिन दोनों में होगा, क्योंकि ल्यूमिन तो स्पेस को कहते हैं ना, तो स्पेस जनरली दोनों में ही होती है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लें या सेव करें एज जेपीजी। हियर इज द सेव। सर जी सर, मैक सावलानी बताएं। इंटरग्रेना भी स्ट्रोमल लेमिली है। इंटरग्रेना और स्ट्रोमल लेमिली सेम बात है। स्ट्रोमल लेमिली या इंटरग्रेना लार्जर थैलाकॉइड को कहा, या थैलाकॉइड लेमिली कहें या लार्जर थैलाकॉइड कहें। एमसीक्यू सॉल्व करने दे, है ना। मैं देख लूं कि मेरा जो लेक्चर है वो यहाँ पे होगा या नहीं। सेल मेम्ब्रेन आ रही है, नाम लिखा हुआ है। मुझे बताएं इसमें से चैनल कौन सा है, कैरियर कौन सा है? ये एमसीक्यू सॉल्व किए थे आपने? देखें भाई, ये एमसीक्यूज है, सुने। एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब है जो बॉडी की नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का? 37 सेंटीग्रेड। लिपिड का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? जहां पे लिपिड नॉर्मल होती है, लिपिड का नॉर्मल टेम्परेचर 25 और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37। इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो लिपिड से ज्यादा है। मतलब लिपिड के लिए हमारा टेम्परेचर क्या हो गया? लिपिड के सेंस से हाई। यहां तक बात क्लियर हुई? एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन मतलब सब कुछ सही चल रहा है, टेम्परेचर सही है, सब चीज सही है, पीएच वगैरह सब चीजें सही हैं। द कोलेस्ट्रोल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करेगा भाई? गौर से सुने, गौर से सुने, ये मैंने भेज दिए हैं ग्रुप में, गौर से चेक करें। एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में कोलेस्ट्रोल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ भाई सही बात है, ये सही बात की इसने, क्योंकि जब टेम्परेचर 37 होगा तो उस टाइम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगी तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। जब फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आने लगेगा, मजबूती देने लगेगा, रिजिडिटी देने लगेगा, फ्लूइडिटी को कम करेगा।
मतलब जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आ रही हैं तो फ्लूइडिटी आ रही है और टूटने के चांसेस हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल आकर स्टेबिलिटी देता है। तो स्टेबिलिटी की वजह से ड्यूरेबिलिटी का मतलब है ज्यादा रहना, ये बात सही हो गई। इंक्रीज इन द परमिएबिलिटी, नहीं नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो परमिएबिलिटी कम हो जाती है, याद करें। ये सेल मेम्ब्रेन थी, अगर 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 यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, हर जगह कोलेस्ट्रॉल आ जाए तो मॉलिक्यूल कोई क्रॉस नहीं कर पाएंगे। कोलेस्ट्रॉल कहाँ था, एक जगह, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बीच में गैप्स थे, याद आया? नहीं, नहीं आया, याद आ गया, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डिक्रीज द ड्यूरेबिलिटी, नहीं ये नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डिक्रीज द परमिएबिलिटी, हाँ ये बात सही है। स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है पहले ऑप्शन में, यानी ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है और परमिएबिलिटी को कम कर रहा है, मतलब ए और डी दोनों सही हैं भाई। ए और डी कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा आपका सी, ए और डी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका, वो ये एमएन ब्लड ग्रुप वाला है। ये द स्ट्रक्चरल फीचर, देखें अब यहां पे देखें, द स्ट्रक्चरल फीचर जो है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर द मेजर कंट्रीब्यूशन टू इट्स सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। किसकी वजह से? फास्फोलिपिड की। देखें, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ मेम्ब्रेन आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। किसकी वजह से? फास्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से, ग्लाइकोलिपिड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से, या पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से। यहां पे आप कहेंगे सर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की वजह से, है ना, एक किसने कहा, महक सावलानी ये कह रही है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और परमिएबिलिटी का कंट्रीब्यूटर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी। बाकी ये मैंने आपको पता नहीं कौन सा आपने कहा था, 7वां कहा था आपने, शायद ये कहा था आपने, है ना, 10वां कहा था आपने, सॉल्व करवाएं। वाई द, ये तो फर्स्ट हो गया, 10 नंबर का कोई एमसीक्यूज ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये कहा था आपने, ये सॉल्व करवाएं। 10 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करें। कंटेन कोलेस्ट्रॉल, सही बात है, कहीं तक है एनिमल में। कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है, स्टेबिलिटी देता है, फ्लूइडिटी को कम करता है, परमिएबिलिटी को कम करता है, ठीक है ना। और कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ देम हो गया। अभी कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बात सुने, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो हाई टेम्परेचर में बिहेव और करता है, लो टेम्परेचर में बिहेव और करता है। जब टेम्परेचर कम हो जाए ना, जब टेम्परेचर हाई हो जाए यानी 25 से बढ़ जाए, तो फ्लूइडिटी को कम करता है, क्योंकि वहां पे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, तोड़ने के डर से स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक होगा ना। परमिएबिलिटी को यहाँ पे कम करता है, परमिएबिलिटी को कम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, फ्लूइडिटी को कम करता है हाई टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर में चीजें चली जाएं तो फैटी एसिड खुद ब खुद क्या होंगी, जम जाएंगी। तो जम जाएंगी तो क्या हो गया, जम जाएंगी तो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को खतरा नहीं, तो स्टेबिलिटी देनी चाहिए क्या, नहीं भाई। तो स्टेबिलिटी को वहां पे क्या करता है, कम, फ्लूइडिटी को वहां पर क्या करता है, फ्लूइडिटी को बढ़ाता है, क्योंकि फ्लूइडिटी छीनी गई, लो टेम्परेचर ने छीन ली, मेम्ब्रेन को कंडेंस कर दिया, और परमिएबिलिटी को यहाँ पे बढ़ा देता है, परमिएबिलिटी को खुद निकल जाता है। ये इसकी डिटेल है कि कोलेस्ट्रॉल कंबाइन होता है स्फिंगोलिपिड से, ये वो काम करता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम भाई। जो एमसीक्यूज आपसे हल नहीं हो रहे हो वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, मैं सारे एमसीक्यूज यहाँ पे इसीलिए नहीं करवाता, बल्कि करवाता ही नहीं सारे, क्या
कि टाइम कंज्यूम होता है। बायो का कोर्स थोड़ा लंबा है और टाइम छोटा है। आप एमसीक्यू सॉल्व करें, कोई भी एमसीक्यू समझ में ना आए तो काइंडली मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में से भी पूछें। सारे बच्चे व्हाट्सएप से पूछते हैं, जो फिजिकल वाले हैं वो तो छोड़ते ही नहीं, उनको तो मैं बताता रहता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लें, कोई एमसीक्यूज ना आए तो मुझे बता दें, मैं वॉइस करके आपको समझा दूंगा। यहाँ पे सारे इतने, अगर मैं रोज आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा ना यहाँ पे प्रैक्टिस, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि एमसीक्यूज मुझे 4 5 10 देने पड़ेंगे बस, ठीक है।